नमस्कार दोस्तों, हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से जीएस पढ़ा रहा था, जो आपके आगामी जो भी एग्ज़ाम है उनमें काम आने वाला है। ठीक है? तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको बिहार स्पेशल की बहुत अच्छे से क्लासेस पढ़ाई, उनकी प्लेलिस्ट बना दी, पीडीएफ आपको दे दी और आप लोग लगातार उसका रिवीज़न कर रहे हैं। अच्छा, बार-बार ये वीडियो में बहुत सारे लोग जो देखते होंगे, उनको ये लगता होगा यही बातें बार-बार क्यों दोहराता है? भाई, ये बातें मैं इसलिए दोहराता हूँ कि कोई भी अगर नया व्यूअर हो तो उसको पता तो चले कि मेरे वीडियो में है क्या। ये 1 मिनट में मैं मतलब कि बोल देता हूँ, तो आप इससे बोर मत होइएगा, ठीक है? देखो, जो पुराने व्यूअर हैं, ठीक है? देखो, तो मैं इस अपने चैनल पे जो मतलब कि हिंदी मीडियम है, तो इस पे मैंने जो बिहार स्पेशल बहुत अच्छे से पढ़ाया और फिर 71 को जो ध्यान में रखते हुए बीपीएससी का जो पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ, उसके लिए मैंने करंट अफेयर पढ़ाई, बजट पढ़ाया, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया और उसका इफ़ेक्ट पीवाईक्यू बहुत सारे करवाए। उसका जो प्रभाव है आपने देखा, जो 71 में है उसमें कम से कम 40-45 क्वेश्चन डायरेक्ट फँसे थे। ठीक है? तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए और जिस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा कि जो सवाल हैं वो सिर्फ़ फैक्चुअल ना रह जाके थोड़े से कॉन्सेप्चुअल होते चले जा रहे हैं, तो उन्हीं के हिसाब से हमको थोड़ी-सी डेप्थ में पढ़ाई करनी है, वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो। ऐसा ना हो कि भाई जब एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद हम रियलाइज़ करें कि हमने तो कम पढ़ा था या तो हमने फैक्चुअल कलेक्शन जो कम किया था, जिसकी वजह से हमारा जो एग्ज़ाम है नहीं निकला। तो ये रियलाइज़ेशन बाद में हो, इससे अच्छे है कि हम पहले ही कवर कर लें चीज़ों को। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने मॉडर्न हिस्ट्री शुरू की और बायोलॉजी शुरू की, जो बहुत अच्छे से एकदम डेप्थ तरीके से आपको बताता चल रहा। थोड़ा-सा फ़ास्ट बोलता हूँ, जल्दी बोलता हूँ, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जल्दी से बता देता हूँ, इधर-उधर की बातें ज़्यादा ना करके, जिससे कम से कम सारे कंटेंट मतलब कि कवर हो जाएँ, जल्दी से कवर हो जाएँ आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए और फिर आपके पास कुछ भी छूटे ना। इसके लिए मैं जल्दी-जल्दी करता हूँ कोशिश और सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लिख लेता हूँ, जिससे कम से कम कुछ भी छूटे ना और जो सवाल आएँ आपके सारे हल हो जाएँ। ठीक है? तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ा रहा था, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर जो है कवर कर लिए, 7-8 क्लासेस इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में की हमने देख ली हैं। हमने मॉडर्न हिस्ट्री में ये देख लिया है कि यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन होता है, वहाँ से हमने मॉडर्न इंडिया की शुरुआत की। शुरुआत वहीं से होती है कि जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है, मॉडर्न इंडिया की शुरुआत वहीं से मानी जाती है, ठीक है? तो ये वाला चैप्टर हमने बहुत अच्छे से समझा, अब यूरोपीय कंपनियों का आगमन। उसके बाद सेकंड चैप्टर में हम ये देख रहे थे कि जो अंग्रेजी कंपनी है, उसका किस तरीके से विस्तार होता है। दूसरा जो है अंग्रेजी विस्तार, दूसरा हमारा चैप्टर ये है, क्योंकि होता क्या है कि जो इन कंपनियों की रेस में जो एक कंपनी सबसे आगे निकल जाती है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है, वो सबसे आगे निकल जाती है, वो सारी और जो कंपनियाँ रहती हैं उनको हरा देती है और फिर जो कर्नाटक का युद्ध होता है जिसमें फ्रांसीसी कंपनी रहती है, उसको भी बाहर कर देती है, हरा देती है और इसका प्रभुत्व स्थापित होने लगता है और धीरे-धीरे करके ये पूरे भारत में पहले तो ये व्यापार के लिए आती है, व्यापार करने को लेके फिर धीरे-धीरे अपना प्रशासनिक कब्ज़ा, आर्थिक कब्ज़ा, हर तरीके का कब्ज़ा करना शुरू कर देती है। तो उसमें पहले इन्होंने सबसे पहले टारगेट किया बंगाल को, तो बंगाल को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। उसके बाद हमने समझा मैसूर को, मैसूर को भी हमने समझ लिया। उसके बाद हमने समझा मराठा को, मराठा को निज़ाम जो हैदराबाद का है वो इनका हमेशा साथ ही देता है तो उसको कब्ज़े करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सहायक संधि तुरंत कर लेगा तो उसकी कोई मतलब की ज़्यादा वैल्यू ही नहीं है। उसके बाद जो पंजाब का एरिया रहता है, उसको ये कवर करते हैं और बाद में जो है अवध को कब्ज़ा कर लेते हैं और इस तरीके से भारत का जो 67% हिस्सा है कम से कम 67% हिंदी हर हिस्सा ये जो है अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ जाता है। देखो 100% जो हिस्सा है अंग्रेज़ों के कब्ज़े में कभी नहीं आता है। देखिए ये 67% जो मूल रूप से है, वो इनके कब्ज़े में आ जाता है तो वो तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है? तो आज का हमारा जो हिस्सा है वो पंजाब है, इसको कवर करते ही इनके मतलब कि एरिया में पूरा का पूरा पंजाब या 67% भारत है, 67 ऐसा 70% के करीब भारत, ये पूरा इनके कब्ज़े में आ जाता है, तो यहीं से आज हम अपनी शुरुआत करेंगे। देखो, ये जो हम मतलब कि पंजाब का एरिया पढ़ेंगे, देखो 2 तरीके से इसमें पढ़ा जाता है। एक तो ये मिडवल में भी पढ़ा जाता है, मिडीवल में भी पढ़ा जाता है और दूसरा ये मॉडर्न में पढ़ा जाता है, दोनों जगह। जहाँ से यूरोपीय कंपनियाँ से इनकी लड़ाई या ब्रिटिश कंपनी से इनकी लड़ाई होती है, जो पंजाब के युद्ध होते हैं 3, उनसे अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा मॉडर्न वाला हिस्सा
और जो गुरु हैं जहाँ से ये सिख धर्म जन्म लेता है, जो सिख पंथ बनता है, धीरे धीरे धर्म बनता है, तो इनके गुरुओं के विषय में बहुत सारे सवाल आते हैं, वो मिडुअल का हिस्सा होता है। लेकिन हम यहाँ पे दोनों एक साथ कवर करते हुए पढ़ेंगे, जिससे कम से कम आपका जो पंजाब का या कोई भी नॉलेज है ना, अधूरा जैसा ना लगे, वो आपको कंप्लीट लगे, तब आपके समझ में सारी चीजें आती जाए। क्योंकि अगर बैकग्राउंड हम समझे रहते हैं तो चीजें हमारे दिमाग में पूरी तरीके से एक खांचा बन जाता है, याद करना आसान होता है, एक फ्लो में सारी चीजें समझ में आ जाती है। ठीक है, तो वहीं से हम शुरू करेंगे कि सिख धर्म की शुरुआत से लेके, जैसे हमने मैसूर को शुरुआत से लेके समझा और उसके बाद हमने जो बंगाल है उसको शुरुआत से लेके समझा, तो वही हमारा समझने का क्रम पंजाब को भी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, सिख जो धर्म है, पहले तो ये सिख धर्म नहीं था, इसमें 10 गुरु आते हैं, इनके विषय में अच्छे से हम समझेंगे। देखो, तो इसमें पहले जो व्यक्ति आते हैं, गुरु नानक देव, सबसे पहले इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की। लेकिन ये कोई धर्म नहीं चलाते हैं। जैसे मान लो कि बहुत सारा जो सुधार करना होता है, तो कोई व्यक्ति पहले आता है तो कुछ अपने रूल रेगुलेशन या नियम बनाता है कि हम जो ऐसे हम लोग रहेंगे, जो हमारा एक पंथ है या हम जिस समुदाय से आते हैं हम लोग ऐसे रहेंगे, एक रहने का तरीका, मानव सेवा जिसके केंद्र में हो, ये सब बातें करते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं एक धर्म की स्थापना करता हूं जो सिख धर्म होगा। वो मूल रूप से ये गुरु नानक जी एक व्यापारी थे। ठीक है, तो ये जब आए, मतलब कि इनका जब जन्म होता है, ये जब मतलब कि अब प्रभाव में आते हैं, तो उस समय भारत में जो है लोधी वंश और बाबर, इनके समकालीन ये गुरु नानक देव रहते हैं। तो आपसे सवाल ये बन जाता है, और इनका जो विचार रहता है कि हम एक ऐसे मतलब कि पंथ की स्थापना करेंगे जिसके केंद्र में मानव सेवा होगी, मानव सेवा होगी, और मतलब कि इसमें किसी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। तो आपने ये देखा होगा कि ये जो नानक पंथ है, ये शुरुआत में धर्म जैसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बाद में ये चल के धर्म जैसी व्यवस्था बनने लगती है, जब इसमें बहुत सारे लोग जुड़ते चले जाते हैं। वो जुड़ते क्यों चले जाते हैं? क्योंकि सिख ऐसा धर्म होता है जिसके केंद्र में घुमा फिरा के आप देखेंगे तो मानव सेवा ही केंद्र में आ जाएगी। देखो, आपने लंगर व्यवस्था देखी, उसमें भी मानव सेवा केंद्र में आती है। किसी सिख को भीख मांगते आपने देखा? नहीं देखा होगा, क्योंकि उसमें ये कॉन्सेप्ट है कि जो कमजोर है ना, इनके सिख धर्म में जो भी कमजोर है, तो हम क्या करेंगे, एक गुरुमत में इकट्ठा होंगे, या जो गुरुद्वारा होता है हमारा, उसमें हम इकट्ठा होंगे, और जो भी हमारा कमजोर मतलब कि समुदाय का सदस्य होगा, सब मिलके उनकी सहायता करेंगे। तो जहां इस तरीके का कॉन्सेप्ट होगा तो कोई कमजोर होगा ही नहीं। सैद्धांतिक रूप से तो यही है ना। तो मानव सेवा जहां केंद्र में है, एक दूसरे की सहायता का मूल्य केंद्र में है, तो वो जो है वो उसका प्रचार होगा, और बाद में ये धर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जो सिख धर्म है। ठीक है, तो ये सब आपको देखना है। और शुरुआत में ये जो है मतलब कि, और एक बात अच्छी इनकी और थी कि ये जो मतलब कि सिख धर्म है, ये हमेशा जुल्म के खिलाफ लड़ता है, कि अगर कहीं भी जुल्म हो रहा तो उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाएगा। जैसे मुगल उस समय जो जुल्म करते थे, उनके खिलाफ आवाज उठाता है। और आपने सिख धर्म के विषय में ये भी आपने देखा होगा, देख के आपको पता चल जाता है कि ये हर धर्म से प्रभावित है। ये मुस्लिम धर्म से भी प्रभावित है, हिंदू धर्म से प्रभावित है, और जिस एरिया में ये जन्म लेता है वो पाकिस्तान वाला एरिया पूरा और भारत वाला मिला जुला एरिया रहता है। तो आप देखेंगे कि जो पहनावा है ना सिख लोगों का, वो पूरा का पूरा जैसे मुस्लिम का कल्चर होता है उसी तरीके का पहनावा होता है, सलवार कमीज ये सब पहनना। और लेकिन नाम जो देखेंगे ना आप, वो पूरा का पूरा हिंदू धर्म के कल्चर का होगा। सिख धर्म के जो लोग होते हैं उनका नाम ज्यादातर मैक्सिमम 99% वो हिंदू धर्म से प्रभावित है। तो ये जो हैं लोग हैं, ये क्या है, ये इनके केंद्र में मानव सेवा होती है या न्याय के खिलाफ लड़ते हैं। तो मैंने थोड़ा सा सिख धर्म का जो मूल चीज है वो आपको समझा दिया। अब ये देखो, गुरु नानक जो होते हैं, इनका विचार जो होता है उसको नानक पंथ के नाम से हम जानते हैं। मानव सेवा इनके केंद्र में होती है गुरु नानक जी। एक बार होता क्या है कि गुरु नानक जी मक्का जाते हैं। देखो कैसे मतलब कि डिबेट है इसमें, या बहुत लोग इसको बुरा भी कहते हैं कि ये गुरु नानक जी जाते हैं मक्का पे, जो काबा होता है मुस्लिम धर्मों का, और वो ये कहते हैं कि एक मतलब कि एक तरफ पैर करके ये सो जाते हैं। तो एक व्यक्ति आता है जो वहाँ का मतलब कि जो काजी होगा या जो भी मतलब कि मौलाना होगा, वो आता है कि तुम्हें मतलब इनसे कहता है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आपने जिस तरफ पैर कर रखा है उधर तो खुदा का घर है। तो ये कहते हैं मेरा पैर उस तरफ कर दो जिस तरफ खुदा का घर ना हो। तो वो जिस तरफ भी इनका पैर करता है उधर ही उनको खुदा दिखता है। तो वो समझ जाता है कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये कहानी किसके विषय में जानी जाती है? गुरु नानक देव के विषय में जानी जाती है। और ये सिख धर्म जो है ये एकेश्वरवाद में विश्वास रखता है। तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। अब हम एक एक करके जो गुरु हैं इनके विषय में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लेते जाएंगे जहां से सवाल बनते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना आपको बहुत जरूरी था, जिससे क्या हो कि कम से कम कहानी स्पष्ट होने से चीजें आगे की स्पष्ट हो जाती हैं। अब जो गुरु नानक देव हैं इनके विचारों को नानक पंथ कहते हैं। मानव सेवा इनके केंद्र में होती है। इब्राहिम लोदी और बाबर के
के ये समकालीन होते हैं। इनका जो जन्म होता है ये तलवंडी में होता है और इनकी मृत्यु जो है करतारपुर में होती है। पिता का नाम इनके कालू जी होता है, माता का नाम तृप्ता, वाइफ का नाम सुलक्षणी। इनकी उपाधि जो होती है हजरत रब्बल मजीद की, और ये लंगर व्यवस्था इन्होंने चलाई। ठीक है, रेगुलराइज या जो व्यवस्थित तरीके से किसने चलाई, वो गुरु अंगद ने चलाई। लेकिन शुरुआत किसने की लंगर व्यवस्था की, वो गुरु नानक देव हैं। अब देखो कंफ्यूज कहाँ होगी पता है, जब देखो ये इतनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि आप सोच रहे हो कि बाप का नाम, पिता का नाम, ये सब नाम ये बताता चला जा रहा है। भाई जो बिहार का एग्जाम है ना, वो इस इतना फैक्चुअल तरीके का एग्जाम है कि कहीं कहीं इस तरीके की जैसे देखोगे आप ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी था। ठीक है, तो उस तरीके की इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी। अब आपसे जैसे गुरु नानक देव के विषय में या कोई नाम पूछा जाएगा, तो जैसे कहेंगे गुरु नानक देव ने किसकी उपाधि ली, अब 3 नाम सिख जैसे दे दिए जाएंगे या 2 नाम सिख जैसे दे दिए जाएंगे, एक मुस्लिम टाइप का नाम दे दिया जाएगा और इनमें से कोई नहीं, इस तरीके का कुछ ऑप्शन आएगा। तो आप देखेंगे कि सिख वाला ही नाम आप टिक करके चले जाएंगे। तो इसलिए बताता हूं कि उपाधि इन्होंने हजरत रब्बल मजीद, जो एक मुस्लिम टाइप का नाम है, सूफी संत टाइप का नाम है, उसकी उपाधि ली थी। तो ये दिमाग में रखना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब देखो इसके बाद जो गुरु बनते हैं गुरु अंगद, जिनका निक नेम रहता है लहना। तो आपसे यहाँ से सवाल बनते हैं कि कौन से गुरु थे जिनका निक नेम लहना रहता है। ठीक है, तो इनका नाम ये गुरु अंगद थे। 1539 से लेके 1552 तक इनका मतलब कार्यकाल होता है गुरु का। तो 1539 से लेके 1552 तक ये जो है रहते हैं गुरु, इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। तो ये दिमाग में रखना। लंगर व्यवस्था जो गुरु नानक चलाते हैं उसको ये रेगुलराइज कर देते हैं, व्यवस्थित तरीके से कर देते हैं। ठीक है, कि आज से हमारा जो धर्म है वो पूरी तरीके से लंगर व्यवस्था को मानेगा, ये भी कह देते हैं। और ये भी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मतलब उस व्यक्ति से गुरु नहीं मिलेंगे जो लंगर व्यवस्था में शामिल नहीं होगा, तो चाहे बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, सब लोग लंगर व्यवस्था में शामिल होंगे। और उस व्यक्ति से गुरु नहीं मिलेंगे, क्योंकि गुरु का प्रभाव बहुत ज्यादा है यहाँ पे, यहाँ की गुरु परंपरा है। तो अगर वो फॉलो नहीं करते, भगवान यहाँ पे सबसे शुरुआती गुरु ही होते हैं, कोई और मतलब कि कोई और तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो यहाँ पे अगर उस व्यक्ति से गुरु नहीं मिलते हैं तो माना जाता है कि वो व्यक्ति धर्म से या सिख जो पंथ है उससे विमुख हो चुका है। तो इस तरीके का लांछन ना लगे, इसलिए कहा जाता है कि हर व्यक्ति को धर्म में मतलब कि जो लंगर व्यवस्था है उसमें आना पड़ेगा, तभी उससे गुरु मिलेंगे, और जिससे क्या हो कि एक समानता वाला भाव भी बना रहे। तो ये गुरु अंगद के विषय में आपने समझ लिया। इसके बाद जो गुरु बनते हैं, गुरु अमरदास बनते हैं 1552 से लेके 74 ईस्वी तक। देखो इनके दरबार में ना अकबर जो है यात्रा करता है इनके दरबार की। इनका दरबार रहता कहाँ है, गोविंदवाल में। ठीक है, तो और फिर अकबर जब वहां की यात्रा करता है तो इनकी एक पुत्री रहती है जिनका नाम रहता है मतलब कि बीबी भानी। इनको जमीन देता है, जमीन दान में देता है और कहता है कि आप इस जमीन में जो करना चाहे कर सकते हैं। और इन्होंने गोविंदवाल में जो गुरु अमरदास रहते हैं एक बावड़ी या कुआं बनवाया था। उसमें ये कहा जाता है जैसे बहुत सारे अपने गर्म जल के जो स्रोत होते हैं उसमें से बहुत सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है। तो सल्फर की मात्रा ज़्यादा होने से उसमें अगर आप गर्म जल के जो स्रोत होते हैं उसमें नहाते हैं, जो आप ज्योग्राफी वगैरह में पढ़े होंगे, तो उसमें बहुत सारे जो हमारी स्किन डिजीज होते हैं ना वो खत्म हो जाते हैं, जो फ्यूमरल्स होते हैं या गर्म जल के बहुत सारे स्रोत होते हैं। तो इसी तरीके की बावड़ी का निर्माण उन्होंने भी करवाया। और जब इस तरीके की बावड़ी का निर्माण किस लिए करवाया था कि कोई रोगी होता है तो वो नहाने से उसके रोग और कष्ट जो है दूर हो जाते थे, ऐसी धारणा थी। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना। एक कुआं टाइप इन्होंने बनवाया था। तो कौन बनवाए थे, गुरु अमरदास। इनके विषय में भी हमने समझ लिया। जहां जहां से फैक्चुअल सवाल बनते हैं जल्दी से बता के निकलता हूं। ठीक है, तो गुरु रामदास इसके बाद आते हैं, गुरु बनते हैं 1574 से लेके 81 तक इनका कार्यकाल रहता है। अकबर जो है ना इनसे प्रभावित होता है और 500 बीघा जमीन इनको दान में देता है। किनको, गुरु रामदास को। और इसी 500 बीघा जमीन में बाद में अमृतसर नगर बसता है, दिमाग में रखना। और इसी राम जो मतलब कि जो जमीन देता है इस जगह का नाम इन्होंने रामदासपुर रखा था। अमृतसर बाद में बनता है और यहीं पे एक स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया जाता है। तो बाद में चीजें हैं, लेकिन 500 बीघा जमीन में दान दी और इन्होंने इस पे अमृतसर नगर बसाया जिसका नाम होता है रामदासपुर। तो रामदास द्वारा रामदासपुर बसाया। और यही जो आदमी रहते हैं या गुरु रहते हैं रामदास, गुरु रामदास जो 1574 से 81 तक रहते हैं, इन्होंने क्या किया, गुरु के पद को जो है पैतृक या आनुवांशिक बना दिया कि अब जो गुरु बनेगा वो गुरु का बेटा ही गुरु बनेगा। तो इन्होंने किसने गुरु ने किया, तो आपको दिमाग में रखना है, यहीं से सवाल बन जाएगा कि उनका नाम होता है गुरु रामदास। ठीक है, इसके बाद जो गुरु बनते हैं उनका नाम रहता है गुरु अर्जुन देव। 1581 से लेके 1606 तक रहते हैं। इनको सच्चा बादशाह, सच्चा पाशाह
भी कहा जाता है। एक और गुरु गोविंद सिंह को भी मतलब कि कहा जाता है, बाद में जो आएँगे। लेकिन मेन रूप से गुरु अर्जुन देव जो हैं, जो इनको सच्चा बादशाह कहा जाता है। और यहीं से जो देखेंगे आप, जब गुरु अर्जुन देव आते हैं, तो यहाँ से जो है, जो जहांगीर का शासन उधर होने लगता है। और यहीं से जो मुगल साम्राज्य है, उनसे सिख जो धर्म है या सिख के जो लोग हैं, इनसे संबंध खराब होने लगते हैं। वो क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति जो है, मतलब कि जो जहांगीर शासक होता है, गुरु अर्जन देव को मृत्यु दंड दे देता है, क्योंकि जहांगीर के एक मतलब कि उसकी सहायता कर देते हैं ये। तो ठीक है, तो 1606 में इनको, जो गुरु अर्जुन देव हैं, इनको जहांगीर जो है मृत्यु दंड की सजा दे देता है। तो दिमाग में ये रखना। अब देखो, ये गुरु अर्जन देव होते हैं, इसी झील, यह इसी जगह पे जो अमृतसर या रामदासपुर बसा है ना, इसी पे अमृतसर में, जो इसको अमृतसर बोलते हैं, वहीं पे एक झील का निर्माण भी करवाते हैं। तो कौन करवाते हैं? गुरु अर्जुन देव। और 1589 में इसी पे एक हरमिंदर साहिब, जो स्वर्ण मंदिर है ना, वहीं पे हरमिंदर साहिब की भी स्थापना होती है 1589 में। किसके द्वारा? गुरु अर्जुन देव के द्वारा। और बाद में इसका नाम जो हो जाता है, जो हरमिंदर साहिब है, ये स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। इसकी नींव किसने रखी थी? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, कंफ्यूज हो जाओगे। इसकी नींव जो सबसे पहले रखी थी, उनका नाम था मियाँ मीर कादरी। तो जैसे होता नहीं कि आप शिलान्यास कर दीजिए, नींव रख दीजिए, पहला फावड़ा आप ही चला दीजिए, खुदाई पहले आप ही कर दीजिए, आपके हाथों से शुभ काम हो जाए। तो वो काम किसने किया था? वो मियाँ मीर कादरी हैं। तो ये एक बताओ, सूफी संत से उन्होंने इस स्वर्ण मंदिर की, जो सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल है, उसकी स्थापना की थी। ठीक है, या उसकी नींव रखी। तो ये दिमाग में रखना। अब देखो, जैसे ही ये सिख धर्म फैलने लगता है, क्षेत्र व्यापक होने लगा, उधर मुगल से लड़ाई भी चालू हो जाती है, तो पैसे की जरूरत पड़ती है। तो इन्होंने क्या किया? एक अनिवार्य धार्मिक कर लगाया। अब धर्म के नाम पे अगर कर लगाया जाएगा, सब लोग देंगे, ठीक है। और उसका नाम, जैसे जो होता है कि आप अपने जो राजस्व है, जो अपना पैसा है, उसका 1/10वां हिस्सा रखो, जिसका दसवंत नाम होता है। तो उसी को एक धार्मिक कर के रूप में ये लोग लगा देते हैं कि 1/10 हिस्सा अब साम्राज्य में जाएगा, या जो पंथ है हमारा उसमें जाएगा, जिससे जो सिख धर्म है, उनके लिए मतलब कि मानवता की सेवा की जाएगी उन पैसों से। ठीक है, अपने पे खर्चा नहीं किया जाएगा। अब ये दिमाग में रखना। उसके बाद आदि ग्रंथ की रचना किसने की? तो गुरु अर्जुन देव ने ही आदि ग्रंथ की रचना की। और 1606 में जब मुगलों से संबंध खराब होने लगते हैं, तो उसके बाद जहांगीर इनको मृत्यु दंड दे देता है। अब बताओ, जब एक गुरु को जहांगीर जैसा शासक अगर दंड दे दे, मृत्यु दंड देगा, तो उसके बाद जो गुरु आएंगे, तो क्या वो सिंपल गुरु होंगे? वो जिसके बाद जो भी सिख धर्म के गुरु आते हैं, वो बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं। और सिख धर्म की जो मूलभूत चीजें होती हैं, उनमें बहुत सा बदलाव किया जाता है कि अगर ऐसे हम रहेंगे तो कोई भी आके हमको मार के चला जाएगा। तो इसमें बहुत सारे बदलाव किए जाते हैं सिख धर्म में। पहले ये जो कम्युनिटी थी सिख धर्म की, उसके बाद जब गुरु बनते हैं, जो गुरु बनते हैं, उनका नाम रहता है गुरु हरगोबिंद। 1606 से लेकर 1645 तक रहते हैं। और ये गुरु बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव थे। क्यों ना हो? क्योंकि ये जो जहांगीर होता है, ये मतलब कि इनके गुरुओं को मार देता है, हत्या करवा देता है, फांसी दे देता है। तो उसके बाद गुरु हरगोबिंद से थोड़ा सा जो गुरु होंगे, वो एग्रेसिव टाइप के होते चले जाएंगे। ठीक है, या ये पंथ जो है एग्रेसिव होता चला जाएगा। नियमों में बदलाव करते हुए यहाँ पे एक योद्धा जाति के रूप में सिखों को तैयार किया जाता है। और ये कहा जाता है कि आप एक जो वारियर जाति होती है, वारियर कौम होती है, उसके रूप में सिखों को तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना। पहले ये लोग मांसाहारी नहीं खाते थे, लेकिन अब योद्धा जाति के रूप में तैयार करना है, लड़ाका के रूप में तैयार करना है, तो मांसाहार भी खाने की अनुमति यहाँ से दी जाती है कि आप लोग मांसाहार कर सकते हैं। तो तामसिक भोजन मांसाहार होता है। तो जिस तरीके का भोजन होगा, उस तरीके से मतलब कि दिमाग भी काम करेगा। तो उसके हिसाब से ये लोग थोड़ा सा एग्रेसिव पना इनके अंदर भी आने लगता है। और यही जो गुरु होते हैं, कश्मीर में कीरतपुर की स्थापना करते हैं, और फिर यहीं पे इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमने गुरु हरगोबिंद के विषय में ले ली। इसके बाद जो गुरु बनते हैं, उनका नाम रहता है गुरु हर राय। ये 1645 से लेकर 1681 मतलब कि 61 तक रहते हैं। अब जब गुरु हर राय बनते हैं, तो इनसे मिलने जो औरंगजेब का भाई रहता है, चचेरा दारा सिकोह रहता है, वो इनसे मिलने आता है। और जब मिलने आता है, और इनके जो पुत्र रहते हैं हर राय के, इनसे मिला दारा सिकोह। और इनका जो पुत्र रहता है गुरु हर राय का, उसका नाम रहता है गुरु मतलब कि राम राय। ये औरंगजेब के दरबार में चले जाते हैं। अब मुगल साम्राज्य के दरबार में चले गए, उधर इन्होंने गुरु की हत्या भी की थी। तो बताओ, ये गुरु हर राय या सिख धर्म खुश होगा इस बात से? उनके दरबार में आ जाओ, ठीक है, लेकिन वो किसी के दरबार में, मुगल साम्राज्य के जो हत्या किया है, उसके दरबार में जाए,
तो इससे नाराज हो जाते हैं और राम राय को जो है गद्दी पे नहीं बिठाया जाता, जबकि राम राय को ही आनुवंशिक रूप से बड़ा बेटे होने से गद्दी में बैठा जाता है, बैठाया जाना चाहिए, लेकिन इनको नहीं बैठाते हैं। और यही राम राय अलग से जाके अपनी जो गद्दी है देहरादून में अलग से स्थापित करते हैं, और इन्हीं के अनुयायी जो है राम राय कहलाते हैं, और फिर ये अपने छोटे बेटे को गद्दी पे बैठा देते हैं। अब बताओ, कहानी के रूप में सारी चीजें बताता चल रहा तो आपको सब याद हो जाएगा, वैसे अगर फैक्ट लिखे होते तो फिर नहीं याद होता। जब कहानी के रूप में सारी चीजें बताई जाती है, हिस्ट्री एक कहानी जैसे बताई जाती है, तो फिर याद हो जाता है। ठीक है, अब देखो, इनके छोटे बेटे को जो गद्दी पे बैठाया जाता है उनका नाम रहता है गुरु हरकिशन। 1661 से लेकर 1664 तक ये मतलब कि गुरु बनते हैं, और राम राय जो है इन्हीं के समय में देहरादून में अलग से गद्दी स्थापित करते हैं। हरिकिशन जो गुरु रहते हैं, इनकी मृत्यु जो है चेचक से हो जाती है। बस छोटी सी इन्फॉर्मेशन इनके विषय में। इसके बाद जो गुरु बनते हैं ना, वो थोड़े से मतलब कि और मतलब कि प्रभावी गुरु होते हैं। उनका नाम रहता है गुरु तेग बहादुर। 1664 से लेकर 1675 तक ये गुरु बनते हैं। इन्होंने अमृतसर के मखवली में अपनी गद्दी स्थापित की। पहले गोविंदवाल थी गद्दी, लेकिन बाद में इन्होंने चेंज करके अमृतसर के मखवली में अपनी गद्दी स्थापित की। और इनकी हत्या जो है औरंगजेब करवा देता है, और ये धार्मिक कारण से करवाता है। वहां पे और जो जहांगीर रहता है उसने धार्मिक कारण से नहीं करवाई, लेकिन यहाँ पे जो औरंगजेब है इनकी हत्या मतलब कि धार्मिक कारण से करवा दी। मुगल की बात ये नहीं मानते थे, जिसकी वजह से इसने मतलब कि इनकी हत्या करवा देता है। और जब धार्मिक हत्या करवा देता है तो उसके बाद से बहुत चीजें बिगड़ जाती हैं। ठीक है, और जो इनका आपने मतलब कि दिल्ली में जो शीशगंज गुरुद्वारा है ना, चांदनी चौक में है, वो इन्हीं का है। मतलब कि जो गुरु तेग बहादुर थे, इन्हीं की मतलब कि वहाँ पे जो गुरुद्वारा में जो रखा गया है, इन्हीं का पार्थिव शरीर रखा गया था। तो शीशगंज गुरुद्वारा जो है ये किनसे संबंधित है? गुरु तेग बहादुर से। इसके बाद जो अंतिम गुरु बनते हैं, जिनका नाम रहता है गुरु गोविंद सिंह, 1678 से लेकर 1707 तक ये लास्ट गुरु बनते हैं। औरंगजेब का ही समय होता है इस समय, तो 10वें और अंतिम गुरु होते हैं। और इनके बाद ये कह देते हैं कि गुरु का पद जो है अब खत्म किया जाता है, अब कोई गुरु नहीं रहेगा मेरे बाद। तो लास्ट गुरु कौन होते हैं? गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म कहाँ होता है? पटना में होता है। अब ये कहेंगे मेरे बाद कोई गुरु नहीं रहेगा। अब जो गुरु ग्रंथ साहिब है, जो इनका पवित्र ग्रंथ है, इन्हीं के जो विचार है उन्हीं को गुरु माना जाएगा। और जो विचार उसमें लिखे हुए हैं, बस इसी का अनुसरण करना ही मतलब कि सच्ची श्रद्धांजलि होगी गुरुओं के प्रति। इसके बाद कोई गुरु नहीं होगा, कोई व्यक्ति नहीं होगा, हमारा ग्रंथ ही सब कुछ होगा। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। इन्होंने जो गुरु गोविंद सिंह है, इन्होंने अमृतसर के आनंदपुर में अपनी गद्दी स्थापित की। हिमाचल प्रदेश में पाउंटा नगर की स्थापना की। इन्होंने यही पाउंटा में किताब कृष्ण अवतार की रचना की। तो नाम से तो कभी जिंदगी में आप लोग टिक ही नहीं कह पाओगे कृष्ण अवतार किसकी बुक है। ठीक है, तो आपको दिमाग में रखना है। इन्होंने विचित्र नाटक आत्मकथा की रचना की, तो ये भी दिमाग में रखना है। इन्होंने 5 के जो पंचककार होते हैं उनकी शुरुआत की, और ये कहा कि हर सिख को ये धारण करना अनिवार्य होगा। तो 5 के क्या क्या है जो सिख धर्म के लोग होते हैं, इनको जरूर ये धारण करते हैं। एक केश है, बड़े बड़े बाल रखते हैं, कड़ा पहनते हैं, कृपाण छोटी सी कटार रखते हैं, कच्छा और कंघा, ये सारा कुछ जो है सिख धर्म के लोगों को फॉलो करना अनिवार्य है। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह कहेंगे कि जब तक मुगल को समाप्त नहीं कर देंगे तब तक हम ये 5 के फॉलो करते रहेंगे। तो इनमें भी थोड़ा सा एग्रेसिव पना आने लगता है, तो ये भी दिमाग में रखना है। इन्होंने जो मतलब सिख धर्म के फॉलोअर जो पुरुष होंगे, उनको कहा कि आप जो लोग हैं वो सिंह की पदवी धारण करें, लास्ट में अपने नाम के सिंह लिखें, और जो महिलाएं होंगी वो कौर लिखेंगी। तो यहीं से इन्होंने सिंह और कौर की शुरुआत कर दी। ठीक है, इनका जो मुगलों से युद्ध होता है, मुगल उधर औरंगजेब रहता है तो उनसे युद्ध होता है। तो बहुत सारे युद्ध होते हैं, और जिसमें मतलब कि सिखों की हार हो जाती है, और बहुत सारे जो युद्ध उसमें जीतते भी हैं। तो उनका क्रम देखो, आपसे पूछ लेगा कि ये जो युद्ध हुए हैं इनका क्रम किस तरीके का है। तो जो युद्ध है उनका क्रम आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो पहला जो बहुत सारे युद्ध होते हैं, पहला जो युद्ध होता है नांदोन का युद्ध 1690 में होता है, मुगल और गुरु गोविंद सिंह के बीच में होता है। इसमें मुगल जो है हार जाते हैं, गुरु गोविंद सिंह जीत जाते हैं। उसके बाद आनंदपुर का युद्ध होता है 1704 में, ये 1690 1704, इसमें मुगल जीत जाते हैं, गुरु गोविंद सिंह हार जाते हैं। और गुरु गोविंद सिंह के इसमें 2 बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह इसमें शहीद हो जाते हैं। उसके बाद होता है चकमौर का युद्ध 1705 में, इधर इसमें भी मुगल जीत जाते हैं और गुरु गोविंद सिंह हार जाते हैं, और इनके 2 और बेटे अजीत सिंह और जुझार सिंह इसमें जो है शहीद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इन मतलब कहा जाता है कि मतलब कि जो सिख धर्म के जो ये गुरु थे, इन्होंने अपने बेटे का बलिदान दे दिया।
जिनमें जोरावर सिंह, फतेह सिंह, अजीत सिंह, जुझार सिंह मारे गए, तो सही मायने में जो बाल दिवस मनाना चाहिए, इनके जन्मदिन को मनाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे मतलब की बात लोग करते हैं, दिमाग में रखना। और खिरदाना का युद्ध फिर 1705 में होता है, मुगल इसमें हार जाते हैं और गुरु गोविंद सिंह इसमें जीत जाते हैं, बुरी तरह ये इनको पराजित करते हैं। इन्होंने खालसा ही मतलब इन्होंने ही मतलब गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना की, लड़ाका ग्रुप की स्थापना की। और इनकी मृत्यु मतलब कि बाद में फिर क्या होता है कि जब तक औरंगजेब रहता है तब तक इनसे जो मतलब कि युद्ध मुगलों का चलता ही रहता है। इसी समय पे ये मतलब कहा जाता है या ये लोग कहते हैं कि 1 लाख से एक लड़ावा तब ता गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। 1 लाख से एक आदमी लड़ रहा है, 1 लाख से एक लड़ावा ता गुरु गोविंद नाम कहावा। सत श्री अकाल, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। इसी सब समय जब खालसा पंथ की स्थापना होती है तभी जाके ये सब नारे दिए जाते हैं कि वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। इस मतलब की लड़ाई में विजय हमारी होगी, इस तरीके की बातें इसी टाइम पे की जाती हैं। ठीक है, औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसका जो बेटा रहता है बहादुर शाह प्रथम, ये सिखों से मिलकर लड़ाई करना बंद कर देता है। तो 100 साल तक सब चीजें शांति से चलती रहती हैं, कुछ भी मतलब कि इनके बीच में कोई दंगा वंगा या मुगलों से लड़ाई नहीं होती है। तो लेकिन अब जो लीडरशिप होगी वो पॉलिटिकल लीडरशिप होगी, रिलीजियस लीडरशिप नहीं होगी। तो अभी तक जो धार्मिक मुद्दा चल रहा था ना, कि जो धर्म के जो लोग होते थे वही ही आगे मतलब कि सारा धर्म मतलब कि सिख धर्म को या सिख समुदाय को लीड करते थे। लेकिन अब जो है धर्म पीछे हो जाएगा, क्योंकि अब कोई गुरु नहीं रह गए। जो उनकी गुरु ग्रंथ साहिब किताब है वही मेन हो गई और उसी को वो लोग फॉलो करने लगते हैं। तो इसके बाद जो होंगे वो पॉलिटिकल लीडरशिप होगी और उसी तरीके से वो अगर मतलब कि मुगल हैं उनसे लड़ाई करना है तो उसी तरीके से वो पॉलिटिकल अपनी सेना भी बनाएंगे, एक राजनीतिक राजा भी टाइप की जो रहेंगे मतलब कि महाराजा रहेंगे और पूरे साम्राज्य का निर्माण करेंगे और उसी तरीके से लड़ाई होगी। अब धर्म जैसी लड़ाई यहाँ पे नहीं रह जाती है। ठीक है, तो उसके बाद जो शासक बनते हैं, जो बंदा बहादुर रहता है, नाम रहता है इनका, 1708 से लेकर 1716 तक इनका मतलब कि बंदा बहादुर मतलब है गुरु का बंदा, जो हमारे गुरु थे उन्हीं का बंदा। ठीक है, इनके बचपन का नाम रहता है लक्ष्मण देव, अन्य नाम इनका रहता है माधवदास बैरागी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इन्हें गुरु बख्श सिंह भी कहते हैं, सिख धर्म का पहला राजनीतिक नेता इनको माना जाता है। इन्होंने जो मतलब कि गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम से प्रसिद्ध सिक्के चलाए। तो किन्होंने चलाए? गुरु बंदा बहादुर ने। ये दिमाग में रखना। अब देखो, जब सिख धर्म को ये राजनीतिक रूप से सशक्त होते हैं, मुगलों को चुनौती देते हैं, तो बाद में एक व्यक्ति होता है इन्हीं के समुदाय का जो इनको धोखा दे देता है और जिसकी वजह से फर्रुख सूरज जो है इनको मरवा देता है। तो धोखे से बंदे बहादुर मारे जाते हैं। ठीक है, तो दिमाग में ये रखना है। इसके बाद जो लीडर बनते हैं उनका नाम रहता है महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह ये 1792 से लेकर 1839 तक ये मतलब कि शासन करते हैं। तो इनकी एक आंख जो है खराब थी, तो एक आंख खराब होने से बहुत लोग इनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन ये कहते क्या थे कि मेरी नज़र में सब बराबर है, इसीलिए ईश्वर ने मुझे एक ही आंख दी जिससे मैं एक आंख से एक समान रूप से सबको देख सकूं। तो ये इस तरीके से ये बातें करते थे। आपसे सवाल आ जाए कि ये बातें किसके विषय में की जाती हैं, तो आप बता देना ये महाराजा रणजीत सिंह के बारे में की जाती है। इनको सिख धर्म का या सिख राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किनको? महाराजा रणजीत सिंह को। ये सुकर चकिया मिसल के महासिंह के पुत्र थे। 12 मिसल थी जो सिख धर्म की, उसमें जो मतलब कि एक सुकर चकिया मिसल थी जो बहुत मजबूत थी, उसके महासिंह के ये पुत्र होते, बाद में ये राजा बनते हैं। देखो, उस समय जो काबुल होता है, जो लाहौर होता है, उस पे कब्जा करने को लेके सबसे लड़ाई होती रहती है। उधर अहमद शाह जो अब्दाली होती है, अब्दाली होता है, वो भी कब्जा करना चाहता है। तो उसी का एक मतलब कि वह बासिंदा रहता है, या वो भी मतलब कि काबुल का राजा रहता है, जमान शाह, ये भी लाहौर पे कब्जा करना चाहता है। और ये जो महाराजा रणजीत सिंह है ये भी कब्जा करना चाहते हैं। दो ये आके फिर लड़ाई करता है, लेकिन कुछ ज़्यादा होता नहीं है। तो फिर ये बाद में लौटने लगता है। कौन? काबुल का राजा जमना शाह। तो ये लौटने जब लगता है यहाँ से, महाराजा रणजीत से लड़ाई उड़ाई करके कुछ होता नहीं, ज़्यादा लड़ाई में नुकसान किसी को, तो इसकी जो तोपें रहती हैं, ये चिनाब नदी के बगल से गुजर रहा था, तो 12 तोपें चिनाब नदी में गिर जाती हैं। और फिर ये जैसे ही गिर जाती हैं और ये निकालता नहीं है, चला जाता है, क्योंकि मतलब कि इतने इनके पास इक्विपमेंट नहीं थे निकालने के, तो लोग चले जाते हैं। बाद में जब महाराजा रणजीत सिंह को ये बात पता चलती है तो वो 12 तोपें जो है चिनाब नदी से निकलवा के ये जमुना शाह को साफ वाफ करवा के भिजवा देते हैं। इससे जमुना शाह जो काबुल का राजा था खुश होता है और इन्हें राजा की उपाधि देता है। ये सब फैक्ट याद रखना कि कौन राजा की उपाधि देता है, और साथ में ये कह देता है कि लाहौर भी आप ही ले लो, अब हम जो है आपसे लड़ाई नहीं करेंगे। तो रणजीत सिंह ने निकलवा कर भिजवा दी थी उसकी तोप। ठीक है, देखो,
जो सतलज नदी है यहाँ से बहती है। बाद में जब रंजीत सिंह मतलब कि ब्रिटिश जो प्रभावी होने लगते हैं, 1809 की बात है, ठीक है। तो इधर जो मतलब कि ब्रिटिश प्रभावी होने लगे, तो ये लड़ाई इनमें होती है। तो ब्रिटिश जो है ये कहते हैं कि जो सतलज नदी है इसी को हम सीमा रेखा मानेंगे, और सतलज नदी के इस साइड तो रंजीत सिंह का शासन होगा, और सतलज नदी के इस साइड जो है ब्रिटिश का शासन होगा। इसी को लेके जो है अमृतसर की संधि होती है 25 अप्रैल 1809 में। तो इसमें क्या होता है, हस्ताक्षर किसने किया, रंजीत सिंह और मेटकाफ ने इसमें हस्ताक्षर किया। आपसे याद रखना ये सब पूछा जाता है। और गवर्नर जनरल जो होता है मिंटो सेकंड होता है, इसका दूत रहता है ये मेटकाफ। तो आपको दिमाग में ये रखना है, ठीक है। तो 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर संधि होती है, और इसके तहत सतलज नदी को ब्रिटिश और रंजीत सिंह की जो पंजाब की सीमा मान लिया जाता है। महाराजा रंजीत सिंह ने अमृतसर में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी रखने का भी कहा कि भाई जो अमृतसर है उसमें एक ब्रिटिश टुकड़ी रहेगी। और जो है अमृतसर की संधि ये होती है कि सतलज नदी के उस पार का एरिया जो है रंजीत सिंह का शासन होगा, और इधर जो है ब्रिटिश का शासन होगा। कुछ फैक्ट है वो भी समझ लो, फिर हम जो युद्ध हैं उनके विषय में समझते चले सारे कुछ चले जाएंगे, ठीक है। देखो ये इनकी एक जो सेना थी रंजीत सिंह की, ये दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत सेना थी। पहली तो ब्रिटेन की सेना थी, दूसरा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी सेना थी। ब्रिटेन जो गृह राज्य था, जो इंग्लैंड था, लंदन था, उसकी सेना सब थे। लेकिन उसके बाद जो दुनिया में सबसे मजबूत थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इतनी मजबूत हो गई थी उसकी सेना। और तीसरे नंबर पे जो थी रंजीत सिंह की सेना मजबूत थी। इनको छोटा बोनापार्ट भी कहा जाता था। तो ये भी दिमाग में रखना कि किसको छोटा बोनापार्ट कहा जाता था, महाराजा रंजीत सिंह को। इनकी जो राजनीतिक राजधानी होती है वो लाहौर होती है, 1799 में बनती है। और जो धार्मिक राजधानी होती है वो होती है अमृतसर। तो ये भी दिमाग में रखना। 1813 में अफगानी शासक जो शाह शुजा होता है उससे ये कोहिनूर हीरा प्राप्त करते हैं। और अंतिम जो शासक होता है दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा ब्रिटिश राजकुमार को प्राप्त हो जाता है, वो लेके चले जाते हैं, ठीक है। अब इनके बीच में जो अंग्रेज और जो मतलब कि ये मतलब पंजाब के जो सिख हैं या सिख लोग हैं, इनके बीच में जो युद्ध होते हैं, जो उन दोनों दो युद्ध होते हैं, और दोनों युद्ध को हम समझ लेते हैं तो हमारा पूरा का पूरा ये वाला सिस्टम, जो ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। प्रथम आंग्ल सिख कब होता है, सिख युद्ध कब होता है, 1845 से 46 के बीच में। इस समय गवर्नर जनरल कौन रहता है, लॉर्ड हार्डिंग। तो ये दिमाग में रखना, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग ही रहता है ना, तो एक बार चेक कर लेना लॉर्ड हार्डिंग की, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेना, हाँ। तो क्योंकि हाँ अच्छा 48 में डलहौजी आ जाता है, उस समय 46 तक लॉर्ड हार्डिंग रहता है। फिर भी एक बार आप कंफर्म कर लेना इस चीज़ को, लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक है सही है, ठीक है। तो इस समय क्या होता है, पंजाब और ईस्ट इंडिया जो कंपनी रहती है इनके बीच में बहुत सारे युद्ध होते हैं। जैसे मुड़की का युद्ध, फिरोज शाह का युद्ध, बद्दोवाल का युद्ध, आलीवाल का युद्ध, बहुत सारे युद्ध रहते हैं। लेकिन कोई भी निर्णय नहीं हो पाता, कोई भी जीतता ही नहीं है। तो जीतते हैं हो तब तो निर्णय हो, लेकिन एक जो फाइनल निर्णायक युद्ध होता है सबराव का युद्ध, और इसमें जो है ब्रिटिश जो है जीत जाते हैं, और जो मतलब कि सिख हैं वो हार जाते हैं। यह निर्णायक युद्ध हो जाता है, और ब्रिटिश जो है इसके माध्यम से लाहौर पर कब्जा कर लेते हैं। ये युद्ध इसलिए हार जाते हैं सिख लोग कि एक लाल सिंह होता है और तेज सिंह, ये दोनों गद्दारी करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सबराव के युद्ध में ब्रिटिश की जीत हो जाती है। और बाद में 1846 में लाहौर की संधि होती है, और इसके माध्यम से गुलाब जो कश्मीर था, जो पहले ये महाराजा रंजीत सिंह के कब्जे में होता है, गुलाब सिंह यहाँ का शासक होता है, वो उसको फ्री कर दिया जाता है, इसको कश्मीर दे दिया जाता है, कश्मीर का शासक होता है। और लाहौर में हेनरी लॉरेंस के अधीन ब्रिटिश सेना स्वीकार कर ली जाती है कि यहाँ पे ब्रिटिश सेना रहेगी, ठीक है। यहीं से कश्मीर का स्वतंत्र अस्तित्व सामने आता है, और इसके पहले कश्मीर जो है पंजाब के अंतर्गत होता है। तो दिमाग में ये सारी चीज़ें रखना है, ठीक है। बाद में एक पंजाबी जो है सिख लोग हैं या सिख जो है कमज़ोर होते चले जाते हैं। उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, तुरंत ही युद्ध अब कब्जा करने के लिए हो रहा है, इतना समझ लो। 1848 से 49 में होता है। इस समय गवर्नर जनरल डलहौजी रहता है, और ये क्या करता है, बहुत सारे युद्ध करता है। रामनगर का युद्ध, गुजरात का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध। तो जो गुजरात का युद्ध होता है, तोपों का युद्ध इसको कहा जाता है, और ये निर्णायक युद्ध होता है। इसके माध्यम से पूरा का पूरा जो पंजाब है वो अंग्रेज ले लेते हैं, अपने अनेक्स कर लेते हैं, ठीक है। अंग्रेजों ने मुल्तान के गवर्नर मूलराज को उसके पद से हटा दिया। तो ये देख लेना, ये सारा कुछ हो जाता है। चिलियावाला का युद्ध किसके बीच में होता है, डलहौजी और सिख के बीच में होता है। तो ये दिमाग में रखना। और इस तरीके से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के माध्यम से पूरा का पूरा पंजाब इनके कब्जे में आ जाता है। आपसे ये क्रम पूछ लेता है कि कौन से शासक मतलब कि इसमें रहते हैं, तो महाराजा रंजीत सिंह रहते हैं, उसके बाद खड़क सिंह रहते हैं, बाकी सब इनके बेटे हैं, ठीक है। उसके बाद नौनिहाल सिंह, चांदी कौर इनकी बेटी होती है, शेर सिंह, और लास्ट जो शासक होते हैं इसके सिख जो साम्राज्य था, सिख जो राज्य था, उसके लास्ट शासक होते हैं दिलीप सिंह। अब इसके बाद जो है इनके कब्जे में, ब्रिटिश के कब्जे में पंजाब भी आ जाता है। अब ब्रिटिश के कब्जे में 67% हिस्सा
हिस्सा जो है इनके कब्जे में आ जाता है। अवध उधर रहता है, वहाँ का जो शासक रहता है वाजिद अली शाह, इसमें 1856 में इसको भी डलहौजी एक मतलब कि अंग्रेज रहता है आउटरम, उसकी रिपोर्ट के आधार पे कि यहाँ पे बताओ कि यहाँ का जो शासन है वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो जेम्स आउटरम रहता है, वो रिपोर्ट में अपनी देता है और कहता है कि यहाँ का शासन बढ़िया से नहीं चल रहा। तो कुशासन के आरोप में डलहौजी क्या करता है, अवध को भी मिला लेता है। यहाँ का शासक कौन रहता है, वाजिद अली शाह। देखो तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने जो है सारा का सारा कुछ पढ़ लिया कि ब्रिटिश जो है किस तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए, ब्रिटिश का विस्तार करते हुए किस तरीके से इन्होंने मतलब कि सारा का सारा बंगाल कब्जा कर लिया, मैसूर कब्जा कर लिया, मराठा कब्जा कर लिया, उधर कर्नाटक वार के माध्यम से उधर हैदराबाद और मैसूर जो है, जो कर्नाटक है वो वाला एरिया भी पूरा कब्जा में है। उसके बाद इधर देखो पंजाब भी कब्जे में आ गया, अवध कब्जे में आ गया। तो पूरा का पूरा इनका विस्तार जो है ब्रिटिश का हो जाता है। ठीक है, अब देखो ब्रिटिश का जब विस्तार हो जाएगा तो अगला हमारा जो चैप्टर इससे बनता है और यही क्रम है, वो बनता है ब्रिटिश की जो नीतियां होती हैं वो हम पढ़ेंगे। ब्रिटिश की बहुत सारी नीतियां होती हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव वाली नीतियां हो गई, सिविल, आर्मी, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, पॉलिटिकल जो इनकी नीतियां हो गई, जो हड़प नीति होती है, सहायक संधि होती है, आर्थिक नीति, जमींदारी, महलवारी, रैयतवाड़ी, जो सामाजिक धार्मिक नीतियां होती हैं, जो इनकी प्रेस की नीति होती है, जो इनकी मतलब कि न्यूज़पेपर, ये सब को लेके जो नीति होती है, एजुकेशन शिक्षा को लेके जो नीति होती है, वो सारा कुछ अब हमारा अगला चैप्टर होगा। इसके माध्यम से हम देखो, हम कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, सिस्टमेटिक वे में चल रहे हैं। आप ये मत समझना कि ये उछल कूद रहा है यहाँ से वहाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम स्टेप बाय स्टेप ही चल रहे हैं। ठीक है, तो चलो देखो इस नंबर पे आप कॉल करके मैसेज करके 9667305679 इस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप पे आप मेरे टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़ जाइए, वहीं पे ये पीडीएफ दे देता हूँ, सामने रख के सुन लेना, एक बार में सारा कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो भाई, शेयर कर दो, कमेंट करो, यही तो कहता हूँ आपसे। इससे क्या होगा, मेरी थोड़ी रीच बढ़ती है तो मेरा भी मन जो है वीडियो बनाने का करता है। ठीक है, इतनी छोटी सी डिमांड करता हूँ आपसे, वो तक भी आप लोग करते नहीं हो, बार बार कहता रहता हूँ, तो ये अच्छा थोड़ी लगता है यार, बार बार कहलवाना। आप लोगों के लिए मतलब इतनी मेहनत करा, सिंपल हो कि कोई पैसा ले रहा है क्या इसका आपसे? 20-20, 25-25 हज़ार देते हो, लाख लाख रुपए देते हो, जाके कोचिंग करते हो, तब भी इस तरीके का प्रॉपर वे में कोई पढ़ाता उड़ाता है नहीं। मैंने खूब पढ़ के इतना पैसा लगा के सब कुछ देख लिया, मैंने भी 2.5-2.5, 3-3 लाख को कोचिंग में बर्बाद कर दिए, लेकिन जो कंटेंट होता है वो इस तरीके का मिलता नहीं। आते हैं, खाना पूर्ति करके चले जाते हैं, करना आप खुद से ही होता है। अब वो सारा कुछ काम मैं आपको करके दे रहा, तो आपकी इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती कि थोड़ा सा लाइक शेयर इतना ही करवा दो, इतना ही कर दो। चलो आपकी मर्जी, करो भाई मत करो, मेरा जो काम है वो मैं करता रहूँगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।